दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है और कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है गोट कन्वेंशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन और गोट का मतलब बकरी। गोट कन्वेंशन का मतलब हुआ बकरी सम्मेलन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ कन्वेंशन ऑफ गोट्स वॉज हेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बूचर्स। क्या अर्थ हुआ? वंस अ कन्वेंशन ऑफ गोट्स वॉज हेल्ड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट यदि हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब हमें वॉज का यूज़ करना होगा। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का आयोजन करना। थर्ड फॉर्म है इसकी हेल्ड। और दोस्तों, प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विरोध। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, अ कन्वेंशन ऑफ गोट्स वॉज हेल्ड, एक बार एक बकरियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। टू प्रोटेस्ट, विरोध करने के लिए। अगेंस्ट द बूचर्स, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध और बूचर का मतलब होता है कसाई। अगेंस्ट द बूचर्स का मतलब कसाईयों के खिलाफ या कसाईयों के विरुद्ध। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस आ कन्वेंशन ऑफ गोट्स वॉज हेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बूचर्स, एक बार एक बकरियों का सम्मेलन आयोजन किया गया कसाईयों के खिलाफ विरोध करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए। चलिए आगे देखिए। अ गोट लीडर स्पोक। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। स्पीक का अर्थ होता है बोलना और ये सेकंड फॉर्म है। लीडर का मतलब होता है कोई नेता या फिर मुखिया। अ गोट लीडर स्पोक का मतलब हुआ कि एक बकरियों का नेता बोला। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, वी मस्ट राइज अगेंस्ट द बूचर्स और वी शैल गो ऑन बीइंग स्लॉटर्ड। क्या अर्थ हुआ? अ गोट लीडर स्पोक। क्या अर्थ हुआ कि एक बकरियों के नेता ने कहा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब कि भाइयों और बहनों, वी मस्ट राइज अगेंस्ट द बूचर्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया गया है और मस्ट का प्रयोग किसी भी वाक्यों में आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप किसी को कोई ऐसी सलाह देते हैं, ऐसी एडवाइस की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो ऐसे वाक्यों में मस्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल के समय समझाता हूँ। जैसे आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, तो उसका क्या होगा? यू मस्ट रीड दिस बुक। तो यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया गया और मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। राइज अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर उठना, किसी भी चीज़ के खिलाफ खड़े होना। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वी मस्ट राइज अगेंस्ट द बूचर्स, हमें अवश्य ही कसाईयों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। और वरना वी शैल गो ऑन बीइंग स्लॉटर्ड, वरना हमें, स्लॉटर का मतलब है मारना, वरना हमें मारा जाता रहेगा। चलिए आगे देखिए।
वी शुड अटैक यूजिंग आर शार्प हॉर्न्स एज वेपन। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया। जिस तरह से मस्ट का यूज़ सलाह में किया जाता है, ठीक उसी तरह से शुड का भी प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है यदि वाक्य प्रेजेंट का हो। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, आपको ये काम करना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए। जब भी आप किसी को कुछ सलाह देंगे तो वहाँ पर शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अटैक का मतलब होता है हमला। वी शुड अटैक, हमें हमला करना चाहिए। यूजिंग आर शार्प हॉर्न्स, अपने नुकीले सींगों का इस्तेमाल करते हुए, एज वेपन, हथियार के तौर पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वी शुड अटैक यूजिंग आर शार्प हॉर्न्स एज वेपन, हमें अपने सींगों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके हमला करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ मैंने आपको शुड के बारे में बताया, मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा और 2 वाक्य आप उनको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। पहला सेंटेंस है, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए। आई रिपीट द सेंटेंस, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दोनों ही वाक्य दोस्तों सलाह के हैं, आप इसको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। आगे देखिए, वी कैन टीयर देयर बैलीज ओपन। दोस्तों टीयर का मतलब होता है फाड़ना और बैली का मतलब होता है पेट। तो उसने क्या कहा कि वी कैन टीयर देयर बैलीज ओपन, हम उनके पेटों को फाड़ कर खोल सकते हैं। दे किल अस टू फिल देयर बैलीज। दोस्तों यहाँ पे दे देखिए, ये जो THEY, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है और दे एक प्लूरल नाउन है। तो उसने क्या कहा आगे, दे किल अस, वे हमें मारते हैं, टू फिल, भरने के लिए, देयर बैलीज, अपने पेटों को। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दे किल अस टू फिल देयर बैलीज, वह हमें अपने पेटों को भरने के लिए मारते हैं। इट विल बी अ राइट जस्टिस। जस्टिस का मतलब है न्याय या फिर इंसाफ। ये एक उचित न्याय होगा। चलिए आगे देखिए, एन ओल्ड गोट सेड, ओल्ड मतलब पुराना या बूढ़ा, एक पुरानी या कह सकते हैं बूढ़ी बकरी ने कहा, दैट वॉन्ट सोल्व आर प्रॉब्लम। और दोस्तों जो ये वॉन्ट है, ये विल नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो विल का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और ये उसी का नेगेटिव सेंटेंस है। सॉल्व जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है किसी को सुलझाना या समाधान करना। एन ओल्ड गोट सेड का मतलब हुआ एक बूढ़ी बकरी ने कहा, दैट वॉन्ट सॉल्व आवर प्रॉब्लम, ये हमारी समस्या को नहीं सुलझाएगा। इफ़ अ न्यू बूचर्स डाई, अदर्स विल टेक देयर प्लेस। क्या अर्थ हो, उसने क्या कहा, इफ़ अ फ्यू बूचर्स डाई, सॉरी दोस्तों फ्यू है, मैंने शायद इसे कुछ और पढ़ा। और दोस्तों DIE डाई का मतलब है मरना। तो उसने क्या कहा, इफ़ अ फ्यू बूचर्स डाई, यदि कुछ कसाई, बूचर का मतलब कसाई होता है और ये प्लूरल नाउन है। इफ़ अ फ्यू बूचर्स डाई का मतलब हुआ कि यदि कुछ कसाई मर जाते हैं, अदर्स विल टेक देयर प्लेस, दूसरे उनका स्थान ले लेंगे। द रियल कॉज इज़ मैंस विश टू ईट फ्लैश। दोस्तों FLESH, फ्लैश का अर्थ होता है मांस। तो आप इस लाइन को भी समझ लें क्या अर्थ हुआ। और CAUSE कॉज का मतलब होता है कारण। तो उसने क्या बताया, द रियल कॉज इज़ मैंस विश टू ईट फ्लैश, मतलब कि जो रियल कॉज है, मतलब जो वास्तविक कारण है, वो है आदमी की मांस खाने की इच्छा। विश का मतलब इच्छा। तो उसने क्या कहा कि जो द रियल कॉजेज, जो वास्तविक कारण है वो क्या है, मैंस विश, इंसान की इच्छा, टू ईट फ्लैश, मांस खाने की। तो जो बकरियां जो आपस में सम्मेलन कर रही थी, तो वो मतलब सलाह दे रहे थे कि हमें मतलब कि कसाईयों के खिलाफ़ खड़ा होना चाहिए और हमें अपने सींगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और वो हमें मारते हैं अपना पेट भरने के लिए, तो हम उन्हें मार सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही एक जस्टिस होगा। लेकिन जो एक बूढ़ी बकरी थी, उसने क्या कहा कि ये जो चीज़ है वो हमारी समस्या को नहीं सुलझाएगी। यदि कुछ कसाई मर जाएंगे तो दूसरे उसका स्थान ले लेंगे। और जो रियल कॉज है, मतलब जो वास्तविक कारण है, वो क्या है, वो है इंसान की मांस खाने की इच्छा।
वी मस्ट ऑल प्रे टू गॉड। और दोस्तों यहाँ भी मस्ट का यूज़ किया गया है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। और प्रे का मतलब होता है प्रे का मतलब प्रार्थना करना। तो उसने क्या कहा, वी मस्ट ऑल प्रे टू गॉड, हम सबको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मेक ऑल ह्यूमन वेजिटेरियंस, सभी इंसानों को शाकाहारी बना दें। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि हमें अवश्य ही ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सभी इंसान को शाकाहारी बना दें। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड गोट्स ओपिनियन फाउंड फेवर। दोस्तों यहाँ गोट के बाद एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया, जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ पर हमें करना होता है। तो क्या अर्थ, और दोस्त ओपिनियन का अर्थ होता है किसी का राय, किसी की मत। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला। और दोस्तों ये भी जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फाइंड का मतलब मिलना, प्राप्त होना, सेकंड फॉर्म है फाउंड। फेवर का मतलब है समर्थन। तो इस तरह से पूरी लाइन का देखिए, मैंने आपको एक एक वर्ड बता दिया, अब आपको मीनिंग आसानी से समझ आ जाएगी। द ओल्ड गोट्स ओपिनियन फाउंड फेवर का मतलब हुआ बूढ़ी बकरी की राय को समर्थन मिला। मतलब जो, तो इस पर मतलब समझ आ ही गया होगा, जो बूढ़ी बकरी ने कहा था कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सभी व्यक्तियों को शाकाहारी बना दें। ये जो उस बूढ़ी बकरी की जो राय थी, मतलब जो उसका ओपिनियन था या कह सकते हैं उसका मत था, उसको क्या था, समर्थन मिला। मतलब इसका ये हुआ कि सारी जो बाकी बकरियां थी उनको ये उसकी राय पसंद आई। चलिए आगे देखिए। दे रेज्ड देयर हैंड्स। दोस्तों रेज का मतलब होता है उठाना, और ये सेकंड फॉर्म है। और THEY का मतलब होता है वे या वे लोग, जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और ये एक प्लूरल नाउन है, जब एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो दे का यूज़ किया जाएगा। और ये व्यक्ति के लिए, वस्तुओं के लिए भी यूज़ होता है। तो क्या अर्थ हुआ, दे रेज्ड देयर हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों को उठाया। टूवर्ड्स द स्काई, टूवर्ड्स मतलब की ओर, स्काई मतलब आसमान, आसमान या आकाश। उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ या आकाश की तरफ उठाए। एंड बिगेन प्रेइंग, और प्रार्थना करने लगे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, दे रेज्ड देयर हैंड्स टूवर्ड्स द स्काई एंड बिगेन प्रेइंग, उन्होंने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और प्रार्थना करने लगे। जस्ट देन a group of butchers arrived and they tied the goats by their necks with ropes। दोस्तों लंबा सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। जस्ट देन का मतलब होता है तभी, तभी अ ग्रुप ऑफ बुचर्स, ग्रुप मतलब होता है समूह, तभी एक कसाईयों का समूह अराइव्ड आ गया। एंड दे टाइड द गोट, टाइड मतलब टाई का अर्थ होता है बांधना, और नोट कर लीजिए सेकंड फॉर्म में टाइड। और उन्होंने बकरियों को बांध दिया, बाय देयर नेक्स, उनके गलों से बांध दिया, मतलब उनके गलों को बांध दिया, विद रोप्स, रस्सियों से। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, जस्ट देन अ ग्रुप ऑफ बुचर्स अराइव्ड, तभी एक कसाईयों का समूह आ गया। एंड दे टाइड द गोट्स बाय देयर नेक्स विद रोप्स, और उन्होंने बकरियों को रस्सी से उनके गलों को बांध दिया। द गोट्स वर ड्रैग्ड टू द स्लॉटर हाउस। और दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये भी ऑलरेडी, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था वॉज वर्ब का यूज़ किया जाएगा, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं जो गोट्स है ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के कारण यहाँ वर्ब का यूज़ किया गया है। ड्रैग का अर्थ होता है दोस्तों घसीटना, आप जरूर नोट कर लें, घसीटने को ड्रैग कहा जाता है, और थर्ड फॉर्म है ड्रैग्ड। तो इस तरह से और पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, और इसे भी नोट कर ही लीजिए। स्लॉटर हाउस का मतलब होता है कसाई खाना या फिर बूचड़ खाना, जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ, द गोट्स वर ड्रैग्ड टू द स्लॉटर हाउस, बकरियों को कसाई खाने में या कहते हैं बूचड़ खाने तक घसीटा गया। अ गोट ब्लीटेड, ब्लीट का मतलब है मिमियाना, जो एक बकरी थी वो मिमियाई। वी कांट चेंज द बेसिक ह्यूमन नेचर, तो उसने क्या कहा, वी कांट चेंज द बेसिक ह्यूमन नेचर, हम इंसान के या हम इंसान का जो एक बेसिक नेचर है, मतलब जो उसका एक मूलभूत स्वभाव है, उसको हम नहीं बदल सकते। नाइदर कैन गॉड, ईश्वर भी नहीं। द बेस्ट थिंग इज़ फॉरगेट अबाउट इट ऑल, सबसे अच्छा होगा कि इस बारे में पूरी तरह से भूल जाया जाए। एंड टेक व्हाट कम्स, और जैसा आए उसको स्वीकार किया जाए। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या इस कहानी का मॉरल है,
द बेसिक नेचर ऑफ क्रिएचर्स डोंट चेंज। दोस्तों बेसिक क्रिएचर्स का मतलब होता है मूल स्वभाव। जो मूल स्वभाव होता है, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, और इसमें सभी आ जाते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, जो भी पशु हो, पक्षी हो, उन सभी को क्रिएचर कहा जाता है। द बेसिक नेचर ऑफ क्रिएचर्स डोंट चेंज, इसका अर्थ हुआ कि प्राणियों का मूल स्वभाव नहीं बदलता है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। साथ में यहाँ पर एक मॉरल भी है, और मॉरल यही है कि किसी भी व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है वो कभी भी नहीं बदलता है। तो दोस्तों यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, आपको ऐसा लगता हो मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है और मैंने आपको कुछ सिखाया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो भी आपका अनुभव हो, जो आपका एक्सपीरियंस हो, वो ज़रूर कमेंट में शेयर करके जाएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।